नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी अपने कोर एजेंडों को लागू करने का खुलेआम ऐलान करती नजर आई, लेकिन जिस तरीके का जनादेश आया, अब केंद्र की मोदी सरकार सहयोगियों की बैसाखियों पर आ चुकी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी और सहयोगी पार्टियों में जिन बड़े मुद्दों पर राय अलग अलग है, उन मसलों का भविष्य क्या रहेगा। बीजेपी अपने दम पर बहुमत से 32 सीटें दूर है, लिहाजा मोदी सरकार किसी भी सूरत में सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कोर एजेंडों के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन अगर मोदी सरकार अब उन ऐलानों पर अमली जामा नहीं पहनाएगी जिनको खुले मन से जनता के सामने रखा गया, तो नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों की साख पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार, कोर एजेंडे पर तलवार। केंद्र में गठबंधन सरकार, बड़े मुद्दों पर तकरार। नीतीश नायडू पार्टनर, दोनों का अलग वोट बैंक। यूसीसी में बाधा, मुस्लिम आरक्षण पर अलग मत। बहुमत से 32 सीट दूरी, सहयोगी बने मजबूर। टीडीपी जेडीयू के हाथ चाबी, सरकार किस करवट चलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन, नीतीश साथ नायडू पर शक बरकरार। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सहयोगी बदलाव के खिलाफ। महिला आरक्षण कानून, कोटे के अंदर कोटे का दबाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिग्गज बीजेपी नेता पूरे देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत कर चुके हैं, लेकिन इस मसले पर जेडीयू और टीडीपी दोनों बड़े सहयोगी दलों का रुख कुछ विपरीत रहा है। मोदी मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का ऐलान करते रहे, जबकि आंध्र प्रदेश में मुस्लिम चंद्रबाबू नायडू के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है। साथ ही नीतीश कुमार की जेडीयू भी मुसलमानों को नाराज करने का जोखिम कभी लेगी नहीं। अगला अहम मुद्दा क्या है? वो है वन नेशन वन इलेक्शन का। कई विपक्षी दलों के साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का रुख भी इस पर स्पष्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार की वापसी हो गई, लेकिन इस बार बीजेपी खुद के दम पर बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे रह गई है। ऐसे में सत्ता की चाबी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के हाथों में आ गई है। चूंकि कई मुद्दों पर टीडीपी और जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग रहा है, लिहाजा इस बार मोदी सरकार का अपने कोर एजेंडा के साथ आगे बढ़ना मुश्किल होगा। आपको बता दें, वो कौन कौन से बड़े और अहम मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी के कानून के जरिए अमल में लाए जाने पर टीडीपी और जेडीयू अड़ंगा लगा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, नीतीश का सपोर्ट, नायडू का रुख साफ नहीं। देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। इसको लेकर बनी कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं।
इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। कहा जा रहा है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर नीतीश कुमार ने अब तक खुलकर ना तो विरोध किया है और न ही सपोर्ट किया है। सितंबर 2023 में जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा उठी थी, तब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का हिस्सा थे। उन्होंने कहा था कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा पुरानी है, ऐसा पहले होता था। अब क्या क्या होने वाला है, अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। भाई सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए हैं? हर 10 साल पर होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। बोलिए होना ना चाहिए था 20 में, तो नहीं है किए, कुछ नहीं किए। अभी चिंता मत करिए, उस समय जिस समय बुलाएंगे उनका प्रपोजल होगा उसी समय ना बात ठीक से होगी। हालांकि एनडीए के साथ आने के बाद जेडीयू ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर समर्थन किया। चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बनी कमेटी के सुझावों को लेकर टीडीपी उन पार्टियों में शामिल रही जिसने कोई जवाब नहीं दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, नीतीश का स्टैंड हर हाल में लागू नहीं होने देंगे। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के कोर एजेंडे में हमेशा से शामिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की पुरानी पार्टी जनसंघ के फाउंडर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी हमेशा से कहती आ रही है कि वो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी। मोदी सरकार बनने के बाद भी कई बार इसको लेकर सदन में भी मुद्दा उठा है। बीजेपी सांसद इसको लेकर प्राइवेट बिल भी ला चुके हैं। 28 जून 2023 को पीएम मोदी ने कहा था कि भारत को यूसीसी की जरूरत है, क्योंकि देश अलग अलग समुदायों के लिए अलग कानून की दोहरी प्रणाली के साथ नहीं चल सकता है। 3 तलाक मामले में भी कई मुस्लिम कहते हैं कि ये उनका निजी मामला है जिसमें सरकार ने दखल दिया है। मुझे लगता है कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, 3 तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये 3 तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। 3 तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद 3 तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? नीतीश कुमार हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ रहे हैं। जुलाई 2023 को नीतीश कुमार ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे। इससे पहले 2017 में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था कि यूसीसी लागू नहीं करना चाहिए। यूसीसी को लेकर टीडीपी का स्टैंड भी नीतीश कुमार की तरह ही रहा है। पिछले साल जुलाई में जब देश में यूसीसी की चर्चा छिड़ी थी, तब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी, जिसके बाद नायडू ने कहा था, हम हमेशा से मुस्लिमों के हित की रक्षा के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारी पार्टी मुस्लिमों के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी।
नीतीश कुमार और नायडू के स्टैंड से साफ है कि यूसीसी लागू करना मोदी सरकार के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। ये दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर सरकार से अलग हो सकती हैं। इसीलिए मोदी सरकार अपने इस एजेंडे को शायद ही हवा देने की कोशिश करेगी। 1991 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को वजूद में आए किसी भी धर्म स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। लेकिन सनातन को आधार बनाकर सियासत करती रही बीजेपी काशी और मथुरा में विवादित स्थलों पर मंदिर चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नए कानून के जरिए खत्म करना आसान नहीं होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात खुलेआम दोहराते रहे। लेकिन जेडीयू और टीडीपी की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। लिहाजा बीजेपी को अपने कोर एजेंडे के तहत काम करने में मुश्किलें आ सकती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कही। 30 अप्रैल को तेलंगाना में एक रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए संविधान का अपमान कर रही है, लेकिन उन्हें बता देना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दलितों और ओबीसी के हिस्से के आरक्षण को धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं बांटने दूंगा। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। मई 2024 को आरा में अमित शाह ने कहा कि आप 400 का आंकड़ा पार करवाइए, हम विभिन्न राज्यों में मुस्लिमों को मिल रहे आरक्षण को रद्द करके पिछड़ा वर्ग को दे देंगे। कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते। कर्नाटक में 5% आरक्षण उन्होंने मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को छोड़ दिया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के इस गैर कानूनी आरक्षण पर स्टे लगाया है। मैं आपको कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने। भाइयों बहनों, ये जो मुस्लिम आरक्षण करना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा, अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मुस्लिम आरक्षण पर टीडीपी का स्टैंड बीजेपी के स्टैंड से एकदम उल्टा है। टीडीपी लंबे समय से मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करती आ रही है। इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान के अगले ही दिन टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा, हम शुरुआत से 4% मुस्लिम आरक्षण का सपोर्ट करते आ रहे हैं, यह आरक्षण जारी रहेगा। बिहार में 90 के दशक से ही मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिल रहा है। इस चुनाव में मोदी के बयान के बाद नीतीश कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जेडीयू महासचिव ने इस पर बयान जरूर दिया। केसी त्यागी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना मंडल कमीशन की भावनाओं के खिलाफ है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव के वक्त भले ही नीतीश ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर मोदी का विरोध नहीं किया, लेकिन अब वो मुस्लिम आरक्षण खत्म करने पर सरकार का साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिहार में मुस्लिम जेडीयू के वोटर माने जाते हैं। बिहार में लंबे समय से मुस्लिमों को आरक्षण भी मिल रहा है। पीडीपी और जेडीयू के स्टैंड से साफ कि मुस्लिम आरक्षण को खत्म करना मोदी सरकार के लिए नामुमकिन सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऐसे दो बड़े मसले हैं जो आने वाले वक्त में केंद्र सरकार के सहयोगी दलों के बीच कठिनाई बना सकते हैं। इन दोनों ही गंभीर मसलों के अंदर के हर एक पहलू को समझना हर देशवासी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन मुद्दों का सीधा असर करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है। नतीजन किसी ना किसी रूप में पूरा देश इससे प्रभावित होता है। आजादी के बाद पहले जनसंघ और अब बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा रहे हैं। इनमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराना और तीसरा पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू कराना है। पहले 2 एजेंडे पर काम खत्म हो चुका है, अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल 6 फरवरी को पेश किया और अगले दिन ही ये पास होकर अब कानून बन चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले हर धर्म, जाति, लिंग के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों पर हर नागरिक के लिए एक सा कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। किसी भी देश ने समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, जो उसके नागरिकों के सभी व्यक्तिगत मामलों को कवर करता है। हालांकि फ्रांस, अमेरिका, तुर्की जैसे कुछ देशों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सभी नागरिकों पर लागू किया हुआ है, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो। भारत के अलावा भी कई ऐसे अन्य देश हैं जहां नागरिकों के हित में सिविल कोड या इसके जैसे कानून बने हुए हैं। वहीं भारत का सामाजिक ढांचा विविधता से भरा हुआ है। हालात ये है कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग रीति रिवाजों को मानते हैं। अगर आबादी के आधार पर देखें तो देश में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन अलग राज्यों के हिंदुओं में ही धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाजों में काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया समाज में रीति रिवाज और नियम अलग है। ईसाइयों के भी अलग धार्मिक कानून है। वहीं किसी समुदाय में पुरुष कई शादी कर सकते हैं, कहीं विवाहित महिला को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल सकता, तो कहीं बेटियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया है। समान नागरिक संहिता लागू होते ही ये सभी नियम खत्म हो जाएंगे। हालांकि संविधान में नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को मान्यता व सुरक्षा देने की बात कही गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी। उस वक्त हुए राम मंदिर आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार इस कानून को लाने में सक्रिय हुई थी। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से बने किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता है। धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ के लिए इसमें कैद और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। अगर कोई शख्स धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 साल की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। अयोध्या मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अलग रखा गया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि ये मामला देश की आजादी से पहले से अदालत में चल रहा था, लिहाजा इसे वर्शिप एक्ट से अलग रखा जाए। विविधता से भरे भारत जैसे देश में गठबंधन सरकार चलाना आसान काम नहीं है। अलग अलग प्रदेशों की अगुवाई करने वाले अलग अलग सियासी दलों की अलग अलग प्राथमिकताएं होती है। तो वहीं इस बीच बीजेपी, जेडीयू और टीडीपी की सियासत से भी हर कोई वाकिफ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सनातन पर आधारित राजनीति के बल पर ही सत्ता के शीर्ष पर पहुंची है, तो वहीं नीतीश कुमार और जेडीयू के बीच का रास्ता अख्तियार किया। लेकिन आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के लिए मुस्लिम वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो घोषणा पत्र जारी किया, उसके कई मुद्दों को जमीन पर उतारना अगले 5 सालों में चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।